हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके सहायक आचार शिक्षक वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये वीडियो सीरीज खास करके 6 to 8 में जिन्होंने अपने विषय में इतिहास का चयन किया होगा उनके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलते हैं एक एक सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि गुजरात पर आक्रमण की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बनाया गया था। ठीक है, गुजरात पर जब अकबर ने विजय हासिल किया था तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा स्मारक बनाया गया था। पहला है जामा मस्जिद, दूसरा है इबादत खाना, तीसरा है बुलंद दरवाजा और चौथा है बीबी खानम का मकबरा। तो अकबर ने कौन सा बनवाया था? तो ये था आपका 21 का ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा से और भी अगर डेप्थ में जा सकता है तो ये याद रख लीजिएगा कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई करीबन 53.63 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? 53.63 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 34 मीटर है। ठीक है, बुलंद दरवाजा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा जो है ना स्मारक वहां पर स्थित नहीं है? पहला है पंचमहल, दूसरा है मोती मस्जिद, तीसरा देखते हैं, तीसरा है मरियम माकानी का महल और चौथा है जोधाबाई का महल। तो कौन सा इसमें जो है ना वह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो आपका मोती मस्जिद जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो याद कर लीजिएगा ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसे शाहजहां ने बनवाया गया था और ये कहाँ पर है? तो आगरा के लाल किले में है। ठीक है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद है। अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये शब्द जो है ऋग्वेद में तसर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पहला है चरखी के लिए, दूसरा है बुनकरों के लिए, तीसरा है रथ के लिए, चौथा है लगाम के लिए। तो तसर जो शब्द है वो आपका बुनकरों के लिए किया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग करधा कहते हैं ना, करधे के लिए दूसरा उसका जो नाम है करधा जो होता है जिस पर कपड़ा सिया जाता है उसी का दूसरा नाम ऋग्वेद में तसर बोला गया है। ठीक है, तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बुनकरों के लिए। अगला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब किया गया था? पहला है 1917 में, दूसरा है 1827 में, फिर तीसरा है 1817 में या चौथा है 1559 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का हो जाएगा सी, 1817 ईस्वी में। और जेम्स जो मिल है ये एक इतिहासकार के साथ साथ राजनीतिक भी थे, दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और इनका जो है ना क्लासिकल अर्थशास्त्र का इन्हें जनक भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो है, इनका जनक भी बोला जाता है जेम्स मिल को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? पहला है बैरकपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है दिल्ली, चौथा है दीनापुर। तो मंगल पांडे ने ही 1857 की क्रांति का बिगुल फूंके थे। ठीक है, तो ये 29 मार्च 1857 से इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति की आगाज किए थे और उस समय ये क्या थे? बंगाल के बैरकपुर छावनी में थे। ठीक है, बंगाल के बैरकपुर में थे और इन्होंने ही मारो फिरंगियों का नारा भी दिया था। ठीक है, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया है? तो मंगल पांडे ने दिया था। ये जो चर्बी वाले कारतूस थे उन्हीं को लेकर ये विद्रोह शुरू किया गया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी सबसे बड़ा विद्रोह भी माना जाता है और उस समय मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर छावनी से इसकी आगाज किए थे। अगला देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? पहला है अटाला देवी मस्जिद, दूसरा है खिड़की मस्जिद, तीसरा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, चौथा है कलान मस्जिद। तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, 26 का सी। और जिसका निर्माण जो है ना गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण करवाया था। 1206 ईस्वी में इन्होंने शुरू करवाया था और कुब्बत उल इस्लाम जो है मस्जिद जो है कहाँ पर है? तो ये आपके कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद मैसूर सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हो गया था? जो मैसूर जो है वह सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हो गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल, तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये किस मैसूर युद्ध के तहत जो है ना वह सहायक रूप से वह बाध्य हो गया था मिलने के लिए? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब से कब तक चला था? तो 1798 से 1799 ईस्वी तक ये चला था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासक के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? पहला है मोतीमीद खान, दूसरा है अब्दुल हामिद लाहौरी, तीसरा है मोहम्मद आमीन काजवी और तीसरा है मोहम्मद वारिस।
तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये है अब्दुल हामिद लाहौरी थे। ठीक है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासक के राजकीय इतिहास बादशाह का लेखक कौन था? तो ये अब्दुल हामिद लाहौरी था। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? पहला है समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, ठीक है, प्रयाग अभिलेख। दूसरा है हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख। तीसरा है अमोद वर्ष का संजन ताम्र अभिलेख। और चौथा है समुद्रगुप्त का कहौर अभिलेख। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ये आपका है अमोद वर्ष का संजन ताम्र अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। ठीक है, तो ये किसके में? तो अमोद वर्ष का संजन ताम्र अभिलेख में इनका नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था? पहला है R.D. बनर्जी, दूसरा है डॉक्टर मैके, तीसरा है डॉक्टर स्टीन, चौथा है डॉक्टर स्पूनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर स्पूनर। ठीक है, 30 का हो जाएगा डी। और आपका जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का जो है ना उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा संस्था था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना जो कराया था वह गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपने आत्मदाह कर लिया था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी उनकी मृत्यु के बाद कौन सी नदी में आत्मदाह की थी? तो पहला यमुना, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गंगा, चौथा है झेलम। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सरस्वती। और जान लें कि प्रभाकर वर्धन जो है वह थानेश्वर के राजा थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है थानेश्वर के राजा थे और ये पुष्पभूति वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? पुष्पभूति वंश थे। और इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम था यशोमती। ठीक है, यशोमती, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिरण स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है दीर्घ निकाय, तीसरा है दिव्यावदान, चौथा है ऋग्वेद। तो हिरण स्तूप का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, 32 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? पहला है महादेव गोविंद रनाडे, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। याद कर लीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के ही गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा? लॉर्ड डलहौजी ने जो मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह जो थे मुगल साम्राज्य के, बहादुर शाह जफर, उनको ये घोषणा किया, किस वर्ष घोषणा किए थे कि लाल किला उन्हें खाली करना पड़ेगा लॉर्ड डलहौजी ने? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1849 ईस्वी में। और यही अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि पुराण या धरन प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? पहला है ताम्र, दूसरा है कांस्य, तीसरा है रजत, चौथा है स्वर्ण। तो पुराण और धरन प्रकार की जो मुद्राएं होती थी उसमें किस प्रकार का धातु का प्रयोग किया जाता था? तो आपका है रजत। ठीक है, और सबसे प्राचीन सिक्का का नाम ही पुराण और धरन था। इस बात को याद रखिएगा, सबसे पुराना जो सिक्का है उसका नाम क्या था? पुराण और धरन। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्का। ठीक है, इसी को हम लोग पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का जिसको बोला जाता है, पंचमार्क सिक्का बोले या आहत सिक्का, जिसको बाद में हम लोग क्या बोल दिए? इसको हम लोग बाद में कासारपन बोल दिए। ठीक है, कासारपन। तो यही पुराण और धरन सिक्का को हम लोग पंचमार्क और आहत सिक्का भी कहते थे। तो ये कौन सी धातु से बनता था? तो ये रजत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों और सचिव मंत्रियों का उल्लेख किस काल के अभिलेख में हुआ है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। और गुप्त काल को ही स्वर्ण एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, जो अमात्य होते थे उस टाइम अमात्य को क्या बोला जाता था? अमात्य मतलब होता था मंत्री। ठीक है, उस टाइम अमात्य को ही मंत्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो किसके शासनकाल में आए थे? तो 37 का हो जाएगा बी, जहांगीर। ठीक है, और यही मोहम्मद नादिर जो है शाहजहां के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोहम्मद नादिर जो है वह शाहजहां के प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। और जो शाहजहां थे, शाहजहां मुगल चित्रकार का स्वर्णिम एज भी कहा जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम एज शाहजहां के शासनकाल को ही कहा जाता है।
ये जो शाहजहाँ हैं इनके शासनकाल को स्वर्ण चित्रकार का स्वर्णिम एज भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है MG रनाडे, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन जुटे हुए थे? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन की स्थापना 1936 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन का मुख्य उद्देश्य था सरकार का विरोध करना। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार का विरोध करना, जिससे सरकार उनकी बात को मान ले, जिसकी स्थापना किए थे। ठीक है, और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला है कि गविष्टि क्या थी? गविष्टि क्या थी? तो ये आपका है गायों के लिए होने वाला एक संघर्ष होता था। अगला लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून का प्रचलन सीखा था? ये प्रश्न भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून का प्रचलन सीखा था, पतलून के बारे में। तो यह है कुषाणों से, दूसरा है मौर्यों से, तीसरा है शुंगों से, चौथा है शकों से। तो बता दें कि ये सभी चीज़ जो है ना, ये कुषाणों से सीखे थे। कुषाण से उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखे? तो याद कर लीजिएगा, काठी सीखे थे, बागडोरा सीखे थे, बटन वाले कोट सीखे थे, पतलून सीखे थे और जूते सीखे थे, जूते पहने। ठीक है, ये सभी चीज़ इन्होंने क्या किए थे? कुषाणों से सीखे थे। तो गुप्तों ने कुषाणों से क्या क्या चीज़ सीखा? तो आपका काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून और जूते पहना सीखे थे। और गुप्त काल को ही गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग। ठीक है, धन्यवाद।